नेशनल इनकम के 10 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। ना तो ये आपको बुक में शायद होंगे या नहीं होंगे, इतनी आसानी से ये नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही रेयर केस है कि आप इनको देखते ही छोड़ दोगे, या तो इनके कंपोनेंट देख के छोड़ दोगे, या गलत हो जाएगा आंसर, मैच नहीं हो पाएगा। तो 10 क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको जो है कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। 10 क्वेश्चन करने हैं हमें आज। आपको अभी तक हमने डेप्रीसिएशन की अगर हम बात करें तो डेप्रीसिएशन अभी तक हमको बहुत ही ज़्यादा इजी लगता था, ठीक है, कि डेप्रीसिएशन ही तो है। अभी तक क्वेश्चन में गिवन भी होता था, ठीक है, लेकिन डेप्रीसिएशन जो है वही सबसे ज़्यादा टेढ़ी चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 फॉर्मूले लिख रखे हैं डेप्रीसिएशन के, ठीक है। आपको सबसे पहले इन 5 फॉर्मूले को लर्न करना है, क्योंकि अब जो है, अब जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मोस्टली उसमें डेप्रीसिएशन का ही चक्कर होगा, ठीक है। बेटा फॉर्मूले लिखेंगे सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए फटाफट। पहला फॉर्मूला लिखेंगे डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, और इन फॉर्मूले को आपको लर्न भी कर लेना है हिंदी मीडियम वाले को। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए GDCF कहते हैं इसको, सकल देशीय पूंजी निर्माण, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, माइनस इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, NDCF लिख सकते हैं, NDFCF ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, ये लिख लीजिए सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे GDCF, ठीक है, GDCF माइनस यहाँ पे लिखेंगे आप NDFCF ये लिखेंगे, और प्लस चेंज इन स्टॉक, सबसे पहला सकल देशीय पूंजी निर्माण माइनस निवल स्थायी पूंजी निर्माण और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये हमारा डेप्रीसिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू GDFCF, ये लिखेंगे GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस NDCF, ये लिखेंगे फटाफट। क्या बोला मैंने, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस NDCF, सकल देशीय स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन, और माइनस यहाँ पे करेंगे निवल घरेलू पूंजी निर्माण, ये दूसरा फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले में आप डिफरेंस देखिए, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे निवल वाले वर्ड के साथ जो है स्थाई वर्ड लगा हुआ है। बेटा स्थाई और अचल एक ही चीज़ होती है, मतलब यहाँ पे नेट वाले वर्ड के साथ फिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है, नेट वर्ड के साथ फिक्स वर्ड है। और इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस वाले वर्ड के साथ स्थाई वर्ड जुड़ा हुआ है। स्थाई अचल एक ही चीज़ होती है, मतलब ग्रॉस वाले वर्ड के साथ फिक्स है। इन दोनों फॉर्मूले में अगर डिफरेंस की बात करें तो अगर नेट वर्ड के साथ अगर आपको फिक्स देखने के लिए मिलेगा तो मुझे पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर ग्रॉस वाले वर्ड के साथ मुझे फिक्स वर्ड देखने के लिए मिलेगा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ऐसे आपको पता चलेगा कि डेप्रीसिएशन का मुझे फर्स्ट लगाना है या सेकंड फॉर्मूला लगाना है। तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे बेटा फटाफट। तीसरे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए GDFCF और माइनस NDFCF, GDFCF माइनस NDFCF, ये लिख लीजिए। इसको कहते हैं सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, अचल भी कहते हैं, और यह शुद्ध घरेलू अचल या स्थायी एक ही चीज़ होती है। इसको लिखेंगे GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF, और इसको लिखेंगे NDFCF नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मूला है। अगला लिखेंगे, आपको लर्न कर लेना है बेटा, ये सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण माइनस शुद्ध घरेलू अचल पूंजी निर्माण, ये तीसरा फॉर्मूला है मूल्यह्रास का। अगला जो फॉर्मूला है ये है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, आप इसको लिखेंगे GDCF और माइनस लिख देंगे NDCF, ठीक है, ये लिख लेंगे यहाँ पे। एंड फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो है पूंजीगत वस्तु का मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य और डिवाइडेड बाय मशीन का जीवनकाल, मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, या वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ मशीन, ये लिख लेंगे इसको। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं
वैल्यू ऑफ, माइनस, हाँ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ये वही अपना अकाउंट्स वाला, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड अपॉन में लाइफ ऑफ मशीन, अपॉन में लाइफ ऑफ मशीन। ये एक फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का। तो आप स्क्रैप वैल्यू में नहीं समझ, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, अपशिष्ट मूल्य का मतलब होता है कि जब वो मशीन ख़राब हो जाएगी तो उसको जब मैं कबाड़ी को बेचूंगा, कबाड़ी का भाव जो होता है उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, अपशिष्ट मूल्य। ठीक है जी। ये 5 फॉर्मूले सबसे पहले तो आपको मूल्य ह्रास के लर्न कर लेने हैं। आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सब इसी के ऊपर बेस है। ठीक है बेटा, ये जो ये वाला है इसको लिख लीजिए GDCF माइनस NDCF, ये वाला जो है इसको लिख लीजिए GDFCF और माइनस NDFCF, इसको ये लिखेंगे, और इस वाले को लिखेंगे GDCF माइनस NDCF, GDCF माइनस NDCF लिखेंगे, सॉरी NDCF, इसको ये लिख लेंगे। एंड ये मैंने बता ही दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे फिक्स नहीं लगाना, यहाँ फिक्स लगाना है, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों को ये 5 फॉर्मूले गोल कर पी जाने हैं, क्योंकि इसके बिना अब एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये शीट में भेज दूंगा, इसको आप जो है अपने नोट्स में कर लीजिएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें जो है हमको डेप्रिसिएशन गिवन था, बट अब हमें जो है डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा बात आती है NFIA की, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अभी तक मैंने आपको NFIA का जो फॉर्मूला बताया है वो मैंने आपको बताया है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फीटा, ये मैंने आपको बताया है। हाँ ये लिखना है बेटा, अमिता ये भी लिखेंगे दोनों, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय। अभी तक हमने ये पढ़ा है, लेकिन आज आपको ये दोनों फॉर्मूले और लर्न करने हैं NFIA के। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? GNP एट FC माइनस GDP एट FC, और ये है GNP एट MP माइनस GDP एट MP। ये 8 बिल्कुल अलग फॉर्मूले हैं। अभी तक मैंने आपको ये कोई फॉर्मूले नहीं लिखवाया था, अभी तक बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, ग्रॉस, नेट, फैक्टर, ये NP, DP, NFIA यही पढ़ा था अभी तक हमने। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो कि आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं उसके बेस पे इनका यूज़ होगा बेटा। आई होप आपको जो है ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। 5 हैं डेप्रिसिएशन के और 3 हैं NFIA के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन के अंदर देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, रुद्र और अमिता क्वेश्चन भी लिखते रहेंगे। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है भाई, निम्नलिखित आंकड़ों से कारक लागत पर सकल देशीय उत्पाद, मतलब आपको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट FC, एक तो ये आपको फाइंड आउट करना है पहले वाले के अंदर, और दूसरे वाले में कह रहा है तथा विदेशों को कारक आय, मतलब कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा फाइंड आउट करना है दूसरे वाले के अंदर, और तीसरे में कहता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो है हमको फाइंड आउट करना है। फटाफट लिखते रहेंगे। ठीक है, GDP एट FC फाइंड आउट करना है, फीटा फाइंड आउट करना है, और NIT कंपोनेंट देखिए आपको क्या क्या 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कारक लागत पर सकल देशीय उत्पाद, विदेशों को कारक आय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कंपोनेंट लिख लेंगे फटाफट। पहला जो आपको कंपोनेंट दे रखा है, ये दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 800 दे रखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800। दूसरा जो कंपोनेंट है ये आपको दे रखा है प्रॉफिट जो दे रखा है 200। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है डिविडेंड, ये दे रखा है 50 लाभांश। फोर्थ जो कंपोनेंट है ये दे रखा है बाजार कीमत पर, इसको आप लिखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट MP, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए चाहे GNP एट MP दे रखा है आपको 1400 रुपये। अच्छा, फिर लिख लेंगे रेंट आपको दे रखा है, किराया रेंट आपको दे रखा है 150, इंटरेस्ट आपको दे रखा है ब्याज 100, और यहाँ पे दे रखा है सकल देशीय पूंजी निर्माण, मतलब कि
GDCF आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 300, और यहाँ पे क्या दे रखा है, निवल स्थायी पूंजी निर्माण, मतलब कि निवल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है। चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 50, और विदेशों से कारक आय फीफा आपको दे रखा है, फीफा आपको दे रखा है 60, और NIT आपको दे रखा है, NIT आपको दे रखा है निवल अप्रत्यक्ष कर 120। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी बुक में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीटेड क्वेश्चन। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये आपको दे रखा है, ठीक है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसमें मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट, तो निकालना है ना। ओह सॉरी, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें NIT दे रखा है, अभी बताता हूँ। मान लीजिए NIT अभी हम गायब कर देते हैं, एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसके फैक्टर ए की। GDP एट FC मेरे को पहले वाले पॉइंट के अंदर निकालना है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर, अरे सुनो तो सही, अभी पहले वाले पॉइंट के अंदर GDP एट FC जो है उसने बोला भाई ये फाइंड आउट कर, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा मैंने जब क्वेश्चन देखा तो कौन से मेथड का है, यहाँ पे यार मेरे को इसके कंपोनेंट देख के ये तो मिक्स लग रहा है, इनकम मेथड का भी लग रहा है और एक्सपेंडिचर का भी देखो, क्योंकि इनकम मेथड के भी कंपोनेंट दे रखे हैं। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है इनकम मेथड का ही है, क्योंकि ये जो सारे कंपोनेंट हैं ये इनकम मेथड के हैं, ठीक है। ये जो है ये आपके जो है एक्सपेंडिचर के हैं। तो मेरे को क्वेश्चन देख के पता चल गया इनकम मेथड का ये क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनकम मेथड से हम इसको अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं, आय विधि से। उसने तो कुछ भी बोला, मैं सबसे पहले NDP एट FC को फाइंड आउट करता हूँ। NDP एट FC को जो है मैं क्या करता हूँ, NDP एट FC को मैं फाइंड आउट करता हूँ। क्या चाहिए होता है मेरे को, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये कितना दे रखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये मेरे को दे रखा है 800, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 800। दूसरा जो मुझे कंपोनेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष जो मेरे को दे रखा है, प्रचालन अधिशेष जो मेरे को दे रखा है ऑपरेटिंग तो नहीं दे रखा, तो उसके कंपोनेंट की बात करते हैं। उसके जो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है रेंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट, किराया, ब्याज और लाभ। ये दे रखा है 150, ये दे रखा है 100 और ये दे रखा है 200। 150, 100, 200 इसको मैं जोड़ता हूँ, 150, 100 और 200। रॉयल्टी नहीं है मेरे को क्वेश्चन में, तो रॉयल्टी की जगह 0 पुट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मेरे को क्वेश्चन में दिख ही नहीं रही है, मिक्स्ड इनकम मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ, मिक्स्ड इनकम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 800 प्लस इसको सॉल्व करेंगे जब 200, 300, 400, 450 आ जाएगा। हाँ, तो ये आ गया आपका 1250। ये 1250 क्या आया है, ये 1250 आया NDP एट FC, ये आ गया 1250। क्या दे रखा है, हाँ ये रहा ना, इंटरेस्ट, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, सब कुछ है, बस रॉयल्टी जो है ये आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करेंगे, ये आ गया NDP एट FC, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो भाई GDP एट FC निकालना है, और मैंने क्या निकाल लिया, मैंने निकाल लिया NDP एट FC। तो कन्वर्जन कर देंगे, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो भाई डेप्रीसिएशन जोड़ देंगे। DP चाहिए, DP है, FC चाहिए, FC है, ठीक है, मामला यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये मैंने कितना निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया 1250, और प्लस अब आती है बात डेप्रीसिएशन की। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे तो डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है मेरे को पूरे क्वेश्चन के अंदर। देख लीजिए कहीं भी मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मुझे दिख ही नहीं रही है। डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आ जाऊँगा अपने फॉर्मूले पे, ठीक है। अब मैं अपने फॉर्मूले पे आऊँगा और मुझे यहाँ पे 3 कंपोनेंट दे रखे हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये 3 कंपोनेंट मुझे दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, GDCF, NDFCF एंड चेंज इन स्टॉक। मुझे दे रखा है सकल देशीय पूंजी निर्माण और निवल स्थायी पूंजी निर्माण। मेरे को देखना है फिक्स वाला वर्ड किसके साथ है, नेट के साथ।
तो मैं अपने फॉर्मूले में आता हूँ और देखूंगा कौन सा लगेगा, ये पहले वाले लग रहा है, पहले वाला फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया फिक्स वाला वर्ड किसके साथ है, नेट के साथ है। फिक्स वाला वर्ड देखना है किसके साथ है। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है ग्रॉस में से माइनस कर देना है। ग्रॉस वाला कितना दे रखा है, ग्रॉस वाला दे रखा है 300, इसमें से माइनस कर देना है 200 प्लस 50, ये बन रहा है मेरा फॉर्मूला। इट विल बी 250 और ये कितना हो जाएगा 50। तो मेरा डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, मेरा डेप्रीसिएशन आ जाएगा 50। और मेरा जो फर्स्ट पार्ट है जीडीपी एट एफसी वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा मेरा 1300। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले भाई आपने तो ऐसे कर दिया, अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे आप एक देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट दे रखा था जीएनपी एट एमपी, एक ये कंपोनेंट दे रखा था आपको, है ना। और मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था जीडीपी एट एफसी, मुझे ये निकालना है, ठीक है। और मेरे को एक कंपोनेंट जो दे रखा है वो दे रखा है जीएनपी, एंड क्या दे रखा है बेटा, जीएनपी एट एमपी दे रखा है बेटा, ठीक है। जीएनपी एट एमपी दे रखा है। तो बच्चा बोले मैं तो कन्वर्ट कर दूं, जैसे इस लड़के ने बोला कि कन्वर्ट कर देंगे सीधा, इनने बोला सबसे पहले शुरू में कि कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है कि भाई एक कंपोनेंट दे रखा है और दूसरा निकालना है तो कन्वर्ट कर देंगे, इसकी बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करने पे आऊँगा बेटा, ये ग्रॉस दे रखा है, ये ग्रॉस दे रखा है तो ठीक है, ये डीपी दे रखा, मुझे डीपी चाहिए, मेरे पास एनपी है, तो मेरे को यहाँ पे एनएफआईए जो है वो माइनस करना है, ठीक है। और एफसी, मुझे एफसी चाहिए, मेरे पास एमपी है, तो मैं यहाँ पे एनआईटी माइनस कर दूंगा। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मुझे चाहिए एनएफआईए मुझे चाहिए। और आप देखो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकालना है फीटा, विदेशों को कारक है, से वाला गिवन है आपको, ये रहा विदेशों से कारक। हाँ जी, इसका आंसर 80 करोड़ है, 80 करोड़ है क्या? किसका, बी पार्ट का? हाँ, मतलब इसका आंसर होगा जो विदेशों को, अभी निकालता हूँ, अभी देखता हूँ। तो अब यहाँ देखो से वाला तो मेरे को गिवन है, ठीक है, से वाला तो मुझे गिवन है और मेरे को वाला निकालना है। तो बेटा एनएफआईए तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है और दूसरे पार्ट में निकालना है, तो ये बेटा ऐसे कन्वर्जन नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ये पता ही नहीं, ये तो मुझे निकालना है दूसरे वाले पार्ट में। जब तक दूसरे वाला नहीं निकलेगा तो कन्वर्जन नहीं होगी। तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसको जो है कैसे करना पड़ेगा, मुझे इनकम मेथड से ही करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन क्यों नहीं होगी वो मैंने आपको बताया, मेरा पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे पार्ट की, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ज़बरदस्त है। आपको इसके अंदर क्या निकालना है, आपको इसके अंदर निकालना है विदेशों को कारक आय, ठीक है, मुझे निकालना है विदेशों को कारक आय। यानी कि मैं एनएफआईए का फॉर्मूला लगाता हूँ, एनएफआईए इज इक्वल टू, एनएफआईए का मैंने सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया है, विदेशों से कारक आय, मतलब कि फीफा, और इसमें से माइनस कर देते हैं विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय, फीटा माइनस कर देते हैं फीफा में से। अच्छा, अब मैंने बोला मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले में मुझे निकालना है को वाला, और से वाला गिवन है बेटा, से वाला कितना है 60 गिवन है मेरे को, ठीक है। तो ये तो मुझे 60 गिवन है और ये मुझे निकालना है, मैंने इसको x मान लिया, मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एनएफआईए। तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ और ये 60 रह जाएगा, तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है तो एक तरफ कर देते हैं। तो 60 माइनस एनएफआईए, मेरी ये इक्वेशन बन गई 60 माइनस एनएफआईए। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि भाई x की वैल्यू जो है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, x की वैल्यू जो है, x क्या है बेटा, x जो है वो है विदेशों को कारक है, फीफा है, सॉरी फीटा है बेटा, यहाँ पे फीफा नहीं आएगा, फीटा आएगा यहाँ पे। फीटा मुझे फाइंड आउट अगर करना है, विदेशों को कारक आय अगर फाइंड आउट करनी है तो भाई एनएफआईए तो चाहिए। 60 में से जब तक एनएफआईए माइनस नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। चलो ये बात खत्म हो गई। अब भाई फिर एनएफआईए कैसे निकलेगा, बिना एनएफआईए तो आंसर निकल ही नहीं सकता। तो एनएफआईए के अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, पहला तो मैंने अप्लाई कर दिया से माइनस को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है बेटा। आपको क्वेश्चन के अंदर एक कंपोनेंट दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से।
आपको एक कंपोनेंट दे रखा है GNP एट MP, तो यहाँ लिख लेते हैं GNP एट MP, ये लिख लेते हैं। तो जो कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई एक ये है एक ये है, तो कौन सा लगाना है, जो कंपोनेंट गिवन है वही लगाना है। MP गिवन है ना, एक MP वाला एक FC वाला है, तो गिवन क्या है MP वाला, ये गिवन है, तो मैं अब ये वाला लगा देता हूँ, -GDP एट MP, ये वाला लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो NFIA इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है बेटा मेरे को क्वेश्चन में, ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1400 रुपये, तो मैं इस 1400 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ और माइनस, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए GDP एट MP। अब अच्छा, पहले वाले पार्ट में देखो हमने क्या निकाला है बेटा, पहले वाले पार्ट में मैंने निकाला है GDP एट FC, लेकिन मेरे को यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ GDP एट MP चाहिए, और यहाँ पे भी बेटा किसी कंपोनेंट में GDP एट FC है ही नहीं, ये GDCF है, ठीक है। GDP एट FC नहीं है बेटा, तो अब फिर ये नहीं है मेरे पास, फिर फंस गए, ये नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा फिर फंस गए हम तो यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे बेटा, अब आपको क्या करना है, फिर छोड़ दीजिए थोड़ी सी जगह, अब आपको GDP एट MP चाहिए बेटा, ठीक है, GDP एट MP चाहिए, और आपके पास GDP एट FC है, ठीक है, नहीं GDCF नहीं चाहिए बेटा, वो अलग चीज़ है। आपको GDP एट MP चाहिए और आपके पास GDP एट FC है, पहले वाले पार्ट में मैंने GDP एट FC निकाल लिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर NIT जो है, इसके अंदर NIT को प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, मुझे DP चाहिए, मेरे पास DP है, मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, NIT प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये कितना निकाला मैंने अभी पहले वाले पार्ट में, 1300 निकाला है मैंने ये पहले वाले पार्ट में, तो ये मैंने कितना निकाला है 1300, और NIT बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है 120, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 120, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1420, ये 1420 क्या आ जाएगा, GDP एट MP। ये मैंने क्यों निकाला है, ये मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं इसको यहाँ पे पुट अप कर सकूँ, इसलिए मैंने ये निकाला है। तो ये मैं इसको यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ, 1420 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो NFIA कितना आ जाएगा, NFIA आ जाएगा 1400, सॉरी माइनस का 20 आ जाएगा बेटा, 1400 से 1420 गए तो माइनस का 20 आ जाएगा, NFIA, ठीक है। और ये मैंने क्यों निकाला है, ये मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकूँ, इसलिए ही तो निकाला है ये मैंने। तो x इज इक्वल टू 60 माइनस NFIA कितना है बेटा, NFIA जो है वो माइनस का 20 है, तो x इज इक्वल टू 60 प्लस 20 एंड इट विल बी 80 आंसर। इस लड़के ने बेटा बहुत ही बढ़िया कराया है क्वेश्चन को, सबसे पहले इसने आंसर बताया है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को करने के बेटा कई तरीके हैं, ठीक है, ये और भी तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मुझे जो इसका सबसे इजी वे लगता है वो यही लगता है बेटा इस क्वेश्चन को करने का। NFIA देखिए इसमें कैसे निकला, पहले से में से को वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हम फंस गए कि भाई को वाला तब तक नहीं निकल सकता जब तक NFIA नहीं आएगा। फिर मैंने यहाँ पे NFIA का फॉर्मूला बताया कौन सा लगाना है, जो कंपोनेंट गिवन है वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, जो कंपोनेंट गिवन है, तो लगा दिया मैंने वही। लेकिन फिर यहाँ पे ये पुट कर दिया तो फिर ये वाला गायब था, फिर मैंने इसको निकाला GDP एट MP, और कन्वर्जन के लिए मैंने पहले पार्ट में निकाल लिया था, यहाँ से पार्ट फर्स्ट में लिख देता हूँ, पार्ट फर्स्ट का यूज़ करके NIT जोड़ दिया मैंने इसके अंदर, और ये आ गया GDP एट MP, इसको यहाँ पुट कर दिया, ये माइनस का 20 आ गया, और ये यहाँ पे पुट कर दिया 80। तो इसमें दूसरे वाला पार्ट किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बता दिया बेटा। तीसरे वाला पार्ट हटा दीजिए, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था, मुझे लगा यहाँ पे NIT गिवन नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ NIT के और कैसे फॉर्मूले आएंगे। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट पार्ट में डेप्रिसिएशन का चक्कर है, जो कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला लगेगा इसमें से, और दूसरे वाले पार्ट में NFIA का चक्कर है। अच्छा, इसमें निकालना था GDP एट FC और फैक्ट को वाला निकालना था बेटा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें से भी हम बेटा ये C वाला पार्ट अभी हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे NIT गिवन होगा, ठीक है, ये भी मैंने अपनी तरफ से लिखा था। पहले वाले पार्ट में बेटा क्या निकालना है, पहले वाले पार्ट में निकालना है GDP एट MP
ठीक है, और दूसरे में अब की बार से वाला निकालना है। वो ऊपर वाले में क्या निकालना था, को वाला निकालना था, और अब की बार निकालना है फीफा। अब की बार फीफा निकालना है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है। सेम प्रोसेस रहेगा जो भी मैंने बताया, लेकिन अब बेटा डेप्रिसिएशन का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। देखिए कन्वर्जन तो हो नहीं सकती बेटा, ठीक है, कंपोनेंट लिखेंगे फटाफट। क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है बेटा, एक तो प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, लाभ दे रखा है आपको 500 दे रखा है, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट आपको दे रखा है 40 दे रखा है, एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है 1500 कर्मचारियों का पारिश्रमिक, और ये आपको दे रखा है जीएनपी एट एफसी, ये दे रखा है 2800, रेंट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ये रहा 1500 ये लिखा हुआ, और विदेशों को कारक आय आपको दे रखी है 120, और निवल अप्रत्यक्ष कर आपको दे रखा है, एंड इसके मैंने लिख तो रखा यहाँ, ये रहा जीएनपी एट एफसी, एंड आपको जो है एनडीसीएफ दे रखा है, निवल घरेलू पूंजी निर्माण 650, एंड आपको जो है सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है 700, और आपको जो है चेंज इन स्टॉक दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन, ये आपको दे रखा है 50, ठीक है। तो सेम वही है, कन्वर्जन नहीं हो सकती बेटा, ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगी। क्या आप सोच रहे हो इससे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कन्वर्जन तो नहीं हो सकती, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने अभी पहले करा, सेम वैसे ही करेंगे कि भाई मैं तो सबसे पहले ये बेटा इनकम मेथड से ही होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की थीम ही ऐसी है। इन एनडीपी एट एफसी में लगाऊंगा सबसे पहले, क्या दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1500 दे रखा है, तो 1500 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस के, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो 150, सॉरी बेटा यहाँ पे देखेंगे 300, 400, 500, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रॉयल्टी इसमें भी नहीं है, 300, 400, 500 ये जोड़ देंगे, 300, 400, 500, रॉयल्टी नहीं है 0, और मिक्स्ड इनकम भी नहीं है 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 1500 प्लस 5 4 9 10 11 12 1200 यहाँ पे आ जाएगा, एंड इट विल बी 2700, ये आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। लेकिन मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, मुझे क्वेश्चन के अंदर चाहिए जीडीपी एट एमपी, तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे चाहिए क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी, और मैंने क्वेश्चन में निकाल रखा है एनडीपी एट एफसी, तो मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, प्लस डेप्रीसिएशन जोड़ देंगे। मुझे डीपी चाहिए, मेरे पास डीपी है, ठीक है बिल्कुल। मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एफसी है, एनआईटी को प्लस कर देंगे। अब मैंने ये कितना निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया 2700। डेप्रीसिएशन देखेंगे, पूरे क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है बेटा आपको फिर से, तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब आप ये देखिए, आपको फिर बेटा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके 9 10 11 इन तीनों का यूज़ करके फिर डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है डेप्रीसिएशन का, अब की बार ग्रॉस के साथ है बेटा, ग्रॉस के साथ फिक्स वर्ड है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब आपको दूसरे वाला, सेकंड वाला आपको जो है ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये वाला फॉर्मूला कहता है इसमें चेंज इन स्टॉक को जोड़ दीजिए और ये माइनस कर दीजिए, तो इसके अंदर 700 में चेंज इन स्टॉक को जोड़ दीजिए और ये माइनस कर दीजिए, तो ये बेटा 750 माइनस 650 और 100 आ जाएगा डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे मैं 100 पुट कर देता हूँ, और एनआईटी मुझे जो गिवन है बेटा, एनआईटी मुझे जो गिवन है यहाँ पे ये 250 गिवन है, तो यहाँ पे हम 250 को पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2800 3050 ये आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। आई होप हाँ जी, सेकंड पार्ट का 120 करो अभी निकालते हैं बेटा। अब हम हाँ वैसे सही है वैसे। अब अगेन एनएफआईए निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, से में से को वाला माइनस करते हैं, फीफा में से फीटा। एनएफआईए मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, से वाला मुझे निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। फीटा मेरे को गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 120 ये मेरे को गिवन है, ठीक है, तो 120 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैं ये समझ गया कि अगर मेरे को से वाला अगर निकालना है तो भाई एनएफआईए तो मुझे चाहिए, बिना एनएफआईए तो से वाला नहीं निकल सकता विदेशों से। तो अब एनएफआईए कैसे निकलेगा, मैंने बोला जो कंपोनेंट गिवन है वही फॉर्मूला लगाना है। कंपोनेंट कौन सा गिवन है, जीपी एट एफसी,
तो GNP एट FC गिवन है, तो माइनस GDP एट FC मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। उसके बाद GNP एट FC कितना गिवन है, 1400 गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ 1400 पुट करता हूँ। लेकिन अगली दिक्कत फिर ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है GDP एट FC को फाइंड आउट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या निकाला है, फर्स्ट पार्ट में मैंने GDP एट MP को फाइंड आउट किया है, तो माइनस इसमें से NIT कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट में कितना निकाला है, ये निकाला है 3050। और NIT मुझे जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, NIT मुझे जो यहाँ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है 250। ये 250 जो है ये मुझे गिवन है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। NIT जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वो दे रखा था 250, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ 250, ये मेरे को यहाँ दे रखा है, तो जब मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2800। 2800 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 2800 को यहाँ पे जो है पुट करना है, ठीक है। अब मुझे इस 2800 को यहाँ पे पुट करना है। ये कितना GDP एट MP कितना दे रखा है यार, GDP एट MP मैंने कितना निकाला था अभी, GDP एट MP मैंने निकाला था 3050, ठीक है। अब मेरे को GDP एट FC चाहिए, ग्रॉस DP FC माइनस NIT, ये आ गया 2800। और GNP एट FC कितना दे रखा है, एक मिनट रुको ज़रा, मैंने शायद GNP एट FC मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट रुको बेटा, मैं शायद फर्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया है। हाँ GNP एट FC बेटा 2800 दे रखा है, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। GNP एट FC जो है ये मुझे यहाँ पे 1400 नहीं है, ये यहाँ पे जो है 2800 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे 2800 पुट करेंगे GNP एट FC, और वो भी मेरा कितना आ चुका है, वो भी मेरा जो है GNP एट FC ये मेरा जो है ये मेरे को 2800 गिवन है, और ये भी मैंने निकाल लिया 2800। तो NFI कितना आ गया, NFI 0 आ गया, तो 0 प्लस ये कितना दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है 120 इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 120 इज़ इक्वल टू एक्स। तो जो मैंने x किसको माना था, x मैंने माना था फीफा को, विदेशों से कारक आए, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा जो है ये आ गया बेटा मेरा 120। तो इस तरीके से चाहे से वाला पूछे चाहे को वाला पूछे, इसी तरीके से इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। दोनों सेम ही थीम पे क्वेश्चन थे, ठीक है। से वाला पूछे को वाला पूछे कैसे करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है डेप्रिसिएशन का, फर्स्ट वाला लगाना है या सेकंड वाला लगाना है, इन दोनों क्वेश्चन में बेटा यही दोनों थीम यूज़ होंगी, ठीक है। बाकी जो ये वाले फॉर्मूले हैं थर्ड और फोर्थ, ये कंपोनेंट आपको इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड में भी गिवन हो सकता है, ये उसमें लगेंगे। आज अभी इसमें जो हम न्यूमेरिकल करेंगे अब ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी बेसिक क्वेश्चन होगा उसमें ये फॉर्मूला लग सकता है और कई बार आता है बेटा ये। अच्छा अब आती है बेटा, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आधे तो इसकी लेंथी देख के जो है भाग जाएंगे, ठीक है। इसके जो घटक दे रखे हैं वो हैं 20 घटक दे रखे हैं इसके, ठीक है, और 20 कंपोनेंट हैं इसके। आधे लेंथ देख के भाग जाएंगे, आधे जो कंपोनेंट दे रखे हैं उसको देख के भाग जाएंगे, ये क्या दे रखा है हटाओ ये तो बस की नहीं है, और आधे जो हैं जब वही नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, छोड़ो वो भी भाग जाएंगे फिर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, कहता है आय और व्यय विधि के द्वारा आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है NNP एट MP, ये निकालना है आपको आय और व्यय विधि के द्वारा, ठीक है। पहले हम घटक देखते हैं, घटक आपको क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। घटक आपको जो सबसे पहला दे रखा है बेटा लिखते रहेंगे, सबसे पहला दे रखा है व्यक्तिगत उपभोग व्यय। अब बच्चा बोलेगा यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है व्यक्तिगत को भाई निजी भी कहते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय पढ़ा था ना, तो उसी को ही व्यक्तिगत और निजी एक ही चीज़ होती है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दे रखा है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है वेजेस एंड सैलरी, ये आपको दे रखा है,
वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी तथा वेतन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो कंपोनेंट दे रखा है वो है मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, और चौथा दे रखा है कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में योगदान, मतलब पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉय का, ये जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और ये दे रखा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। मैंने आपको बता रखा है किसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं और किसका नहीं लेते, एम्प्लॉय का लेते हैं या एम्प्लॉयर का लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ कंपोनेंट देखेंगे, सकल व्यावसायिक स्थिर पूंजी निर्माण। इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये दे रखा है। अच्छा, और क्या है ये क्या है, ये क्या है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे एक फोर्थ फॉर्मूला बताया था, और मैंने बताया था जब किस्मत ख़राब होती है तो यही कंपोनेंट आते हैं तीनों। तो ये होता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये है सकल निवासीय निर्माण निवेश। मतलब एक मैंने आपको कंपोनेंट लिखवाया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक शायद स्लाइड होगी। देखिए यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बताया था आपको, ये वाला देखिए, ये एक फोर्थ फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जिसमें बताया था व्यावसायिक स्थायी निवेश, सरकारी स्थायी निवेश और परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों पे निवेश। ये मैंने आपको एक कंपोनेंट बताया था। तो ये है ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, और ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कह सकते हो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये क्या है, परिवारों द्वारा जो निवेश मैंने आपको बताया ना, परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों पे निवेश, तो निवासी का मतलब वही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है ग्रॉस फैमिली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दे रखा है GFCE, ये लिख लीजिए इसको। बाकी आपको रेंट दे रखा है। तो ये जो तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, मुझे यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये जो चौथा फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था ये निकालने के लिए। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है इतना। अब अगला दे रखा है माल सूची निवेश। अब बंदा क्या कहे, माल सूची निवेश क्या होता है यार, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। माल सूची निवेश, माल सूची, हाँ, तो ये होता है स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक दे रखा है, बस इसका नाम अलग लिख दिया उनने। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, लाभांश और निगम कर। मतलब कि ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, दो उसने एक साथ लिख दिए, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये इसने एक साथ लिख दिए, क्या दिक्कत है। और ये क्या है, निगम बचत, जिसको हम कॉर्पोरेट सेविंग कहते हैं, ये यहाँ पे लिख दिया। प्रॉफिट के कंपोनेंट होते हैं ना, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, ये यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, आयातों पर निर्यातों का आधिक्य। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अगर याद हो स्टॉक के अंदर एक चीज़ बताई थी ओपनिंग और क्लोजिंग में, उसमें बताया था मैंने कि ओपनिंग पे क्लोजिंग का आधिक्य, क्लोजिंग पे ओपनिंग का आधिक्य। सेम फंडा लगेगा बेटा। फंडा क्या है, देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, आयातों पर निर्यातों का आधिक्य, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, ये लिखेंगे आप इसको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट दे रखा है 80, मिक्स्ड इनकम दे रखी है मिश्रित आय 200, विदेशों को शुद्ध कारक आय, मिक्स्ड इनकम ये दे रखी है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है 200, विदेशों को शुद्ध कारक आय ये भी दे रखी है, ठीक है। मतलब कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दे रखा है आपको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फीफा भी दे रखा है, विदेशों से कारक आय ये भी दे रखा है बेटा। अच्छा, अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लिख दिया। अब देखिए अगला एक और इम्पोर्टेंट बेटा, सेम फंडा जो 12 में लगेगा वही यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर्थिक सहायता पर अप्रत्यक्ष कर का आधिक्य। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एक्सिस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ओवर सब्सिडी, इसको ये लिखेंगे एक्सिस ऑफ
इनडायरेक्ट टैक्स ओवर सब्सिडी, ये लिख देंगे इसको। ये इनकम टैक्स दे रखा है, आयकर, और ये दे रखा है वृद्धावस्था पेंशन, सीनियर सिटीजन की पेंशन आपको ये दे रखी है। ये 20 घटक दे रखे बेटा। पहले तो ये क्वेश्चन का लेंथ ही देख के बच्चा क्या देखिए, दोबारा से देख लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय या निजी उपभोग व्यय। अब क्या हो गया, यहाँ तो अंतिम वर्ड लिखा ही नहीं, तो अंतिम लिखा हो ना लिखा हो एक ही चीज़ होती है भाई, ठीक है। निजी उपभोग व्यय, निजी कोई व्यक्तिगत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और ये 3 कंपोनेंट जो हैं ये क्या है, ये व्यय विधि के अंदर मेरे को यूज़ करने हैं। क्या है, सकल व्यवसायिक स्थिर निवेश, सकल निवासीय जो परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों पे निवेश, और सकल सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। सरकार को ही तो गवर्नमेंट कहते हैं भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फैमिली कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर नहीं आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आई लिखना था, आई लिखना है यहाँ पे आपको, आई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी आई लिखेंगे, और यहाँ पे भी आई लिखेंगे। क्या, इन्वेस्टमेंट, फॉर्मेशन लिख देते यार, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ होती है। बाकी रेंट दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन है मेरा। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। उसने बोला भाई एनएनपी एट एमपी निकाल भाई, एनएनपी एट एमपी। मैं पहले भी इनकम मेथड से कर रहा हूँ इसको, आय विधि से। तो मैं क्या निकालता हूँ भाई इनकम मेथड से, मैं निकालता, ओहो वहीं आ जाऊँगा घर पे ही, मैं निकालता हूँ सबसे पहले एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलेगा देखिए, सबसे पहले निकलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, वो मेरे को गिवन नहीं है तो उसके घटक पे आ जाते हैं बात। उसके घटक क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी तथा वेतन 1400 रुपये, ये मुझे यहाँ दे रखा है 1400। दूसरा जो होता है देखता हूँ भाई, एक मिनट, गलत है वैसे मेरे को जितना पता है। दूसरा जो घटक होता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों का दे रखा है। मुझे किसका चाहिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये कितना दे रखा है 200, ये देंगे, एम्प्लॉय का नहीं लेते। तीसरा होता है रिटायरमेंट पेंशन, वो नहीं दे रखी, या पेमेंट इन काइंड, किस्म के रूप के मतलब वो कुछ नहीं है तो 0 पुट कर देंगे। ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। 4 कंपोनेंट होते हैं, 2 ही दे रखे हैं तो मैंने पुट कर दिए। अब आती है ऑपरेटिंग सरप्लस की बात, प्रचालन अधिशेष, तो वो भी मुझे नहीं दे रखा, तो ठीक है उस पर कंपोनेंट पे आ जाते हैं। रेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, रेंट दे रखा है 100, पुट कर देते हैं। किराया के बाद आता है ब्याज दे रखा है 80, ये भी पुट कर देते हैं, 80 यहाँ पुट कर देते हैं। प्रॉफिट मुझे दे नहीं रखा, प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है, प्रॉफिट के कंपोनेंट गिवन है। प्रॉफिट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखिए, ये प्रॉफिट के कंपोनेंट दे रखे हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग, ये दे रखे हैं, ये दोनों 10 और 11, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग। 120 और 80, ये हो गया प्रॉफिट के कंपोनेंट। रॉयल्टी गिवन नहीं है, रॉयल्टी को 0 पुट कर देंगे। एंड मिक्स्ड इनकम का है, मिक्स्ड इनकम गिवन थी, ये रही मिक्स्ड इनकम कितनी गिवन है 200। मिश्रित आय गिवन है मेरे को 200, तो ये भी मैं पुट कर देता हूँ 200। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 1600 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा प्लस का 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 प्लस ये हो जाएगा आपका 380 और प्लस ये हो जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 1600 और 200, ये हो जाएगा 1800 और प्लस 380, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2180, ये हो जाएगा एनडीपी एट एफसी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एनएनपी एट एमपी, ये निकालना है। और मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने निकाल लिया है एनडीपी एट एफसी, मैंने ये निकाल लिया। तो कन्वर्जन कर देंगे, मुझे नेट चाहिए, मेरे पास नेट है, मुझे एनपी चाहिए, डीपी है, एनएफआईए को ऐड कर देंगे, मुझे एमपी चाहिए प्लस एनआईटी को यहाँ पे ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 2180 प्लस NFIA। सर हाँ जी 2204 देखता हूँ अभी यार, मैंने 2230 होगा सर इसका। ठीक है देखते हैं क्या लिख रखा है मैंने। NFIA मुझे चाहिए, NFIA मुझे चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। आपको क्या गिवन है, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू वाले के साथ को वाले के साथ शुद्ध वर्ड है और से वाला भी दे रखा है। क्या सिखाया मैंने आपको, डिफरेंस नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट उसी को पुट करते हैं जिसके साथ नेट वर्ड होता है। तो 20 वाले को पुट कर देंगे, मेरे को तो प्लस करना है, लेकिन को वाला टू वाला जो होता है ये माइनस होता है, ये माइनस हो गया। और प्लस NIT कितना दे रखा है मेरे को। अच्छा अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, NIT का मुद्दा समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्थिक सहायता पर अप्रत्यक्ष कर का अधिक्य। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे ज़रा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो बेटा देखो, जब मान लो इनडायरेक्ट टैक्स 50 है और मान लो ये 20 है, तो आंसर कितना आएगा 30। मतलब पॉजिटिव की वैल्यू आई। कब पॉजिटिव की वैल्यू कब आई, जब इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा है और सब्सिडी छोटा है, तो पॉजिटिव की वैल्यू आई। लेकिन अगर बेटा ये 20 होता और ये 50 होता तो माइनस की वैल्यू आ जाती। कब, जब इनडायरेक्ट टैक्स छोटा हुआ और सब्सिडी बड़ा हो गया तो नेगेटिव की वैल्यू आई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ओवर सब्सिडी, इसको कहते हैं ये। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सब्सिडी ओवर इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब सब्सिडी ज़्यादा होती है, जब आर्थिक सहायता ज़्यादा हो जाती है तो नेगेटिव में लेते हैं। वही सेम चेंज इन स्टॉक वाला लगेगा कॉन्सेप्ट। और भाई जब अगर ये वाली डिजिट ज़्यादा है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा है, तब तो प्लस का ही लेंगे। लेकिन जब आर्थिक सहायता ज़्यादा हो जाती है, जब सब्सिडी बड़ी हो जाती है, तो फिगर नेगेटिव में लेंगे, भले ही उसने पॉजिटिव में दे रखी हो तब भी नेगेटिव में ही लेंगे। अभी तो इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है तो मैं इसको 20 ही पुट करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2180 माइनस का 20 प्लस का 20 एंड इट विल बी 0 हो जाएगा बेटा। ये आएगा आंसर 2180, ये आएगा बेटा आपका आंसर। 2230 वगैरह भाई जो भी थे सब गलत हैं। ये आ गया बेटा मेरा आय विधि से। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, जब भी आपको क्रॉस चेक करना है आपका आंसर सही है या नहीं है। जब भी आपको दो मेथड से सेम चीज़ को फाइंड आउट करना हो, कुछ भी कंपोनेंट हो, तो बेटा सेम आने चाहिए आंसर। भले आप डोमेस्टिक इनकम निकाल ले, नेशनल निकाल ले या कोई भी अदर वर्ड निकाल ले हो, बराबर आना चाहिए आंसर। अगर 2180 आ गया अभी एक्सपेंडिचर से तो बढ़िया है, पक्के 6 नंबर। अगर नहीं आया तो मतलब या तो इनकम मेथड गलत है या एक्सपेंडिचर गलत है। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर के अंदर हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर में निकालते हैं GDP एट MP। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GDCF एंड नेट एक्सपोर्ट, ये होता है। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, निजी अंतिम उपभोग व्यय 1400 दे रखा है, तो इसको तो मैं 1400 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अच्छा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरे को पूरे क्वेश्चन में नहीं दिखा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन नहीं दे रखा। मैंने आपको ये बताया था कि जब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा हो अंतिम उपभोग व्यय, तो इसके दो घटक होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट तो दे रखा है, गवर्नमेंट नहीं दे रखा, तो मेरी गलती तो नहीं है, मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ। अब आती है GDCF की बात। GDCF कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। आपको इन तीनों को जोड़ना है, 120 120 480 इनको जोड़ना है आपको। 120 120 480 और इसके साथ 420 है, 720 है। अच्छा, और चेंज इन स्टॉक भी जोड़ना है। चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक कितना है, कहाँ गया, 40। ये चेंज इन स्टॉक है 40। इन सब चारों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो बनेगा GDCF, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट देखेंगे बेटा, फिर अब आ जाइए बात यहाँ पे, इसको भी सेम वही है भाई। इसका जो फंडा होता है नेट एक्सपोर्ट का, इसका भी सेम वही है। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ऐसे निकलते हैं। तो जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन होता है इम्पोर्ट से, तो पॉजिटिव की वैल्यू आती है,
और जब एक्सपोर्ट छोटा हो जाता है इंपोर्ट से तो नेगेटिव की वैल्यू आती है। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, और इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। तो अगर बेटा ये वाला होता, अभी मेरा ये वाला है, अगर ये वाला होता कि इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से और उसने पॉजिटिव की डिजिट दे रखी है, देखो उसने पॉजिटिव की डिजिट दे रखी है 40, क्या लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पॉजिटिव का ही लेंगे, लेकिन अगर वो बोलता कि निर्यातों पर आयातों का अधिक है तो इस फिगर को नेगेटिव में लेते बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट 12वां 18वां और वो चेंज इन स्टॉक पे सेम प्रोसीजर लगेगा। तो ये आ गया 40, अभी मैं पॉजिटिव का ही लूँगा इसको, तो ये आ गया मेरा 1400 प्लस, इसको सबको प्लस कर लेते हैं 240 प्लस 520 एंड ये हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 प्लस 760 ही हो जाएगा और प्लस का 40, इट विल बी 800 अभी आंसर नहीं आया, कहीं सोचो गलत आ गया। अभी तो जीडीपी एट एमपी आया है, अब मुझे क्या निकालना था एनएनपी एट एमपी ये निकालना है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है जीडीपी एट एमपी मेरे पास ये है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है अब कन्वर्ट कर लेते हैं। नेट चाहिए माइनस का डेप्रीसिएशन, एनपी चाहिए डीपी प्लस एनएफआईए, एमपी ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 2200 माइनस डेप्रीसिएशन बेटा 0 पुट दे रखा है, वो खुद ही 0 दे रखा है बेटा डेप्रीसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पुट कर देते हैं 0 एंड एनएफआईए कितना दे रखा है 20 और को वाला दे रखा है। तो मैंने आपको बताया मेरे को तो प्लस करना है लेकिन ये माइनस होता है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2180। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आया 2180, वहाँ से मेरा आंसर कितना आया 2180। तो ये क्रॉस चेक हो जाती है जब एक ही कंपोनेंट दोनों मेथड से निकालना हो। अगर दोनों आ गए बराबर, जरूरी नहीं नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी हो तो ही बराबर आएगा। अगर कोई भी कंपोनेंट निकालना है दो सेम मेथड से, अगर वो आपके बराबर आ जाते हैं तो मतलब आपने जो है क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ये बेटा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक तो कंपोनेंट की वजह से भी, ज़्यादा कंपोनेंट दे रखे लाइन देख के ही बच्चा डर जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है क्या दिक्कत है, जो कंपोनेंट दे रखे हैं उसकी हिंदी में लैंग्वेज जो है वो बेटा बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दे रखी है, जैसे व्यक्तिगत का निजी लिख दिया और 12वां कंपोनेंट देख लीजिए, 18वां देख लीजिए और माल सूची निवेश। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। अच्छा बेटा अभी हम जो है 10 क्वेश्चन तो अब, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन हम बस और करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक 4। हाँ जी, ये वृद्धावस्था पेंशन ये इन आर्थिक सहायता है ना? नहीं, इन दोनों का कोई यूज़ नहीं होता। ये इन दोनों का मैंने क्वेश्चन में कोई भी यूज़ नहीं करा। वृद्धावस्था पेंशन, हाँ एक तरीके, ये क्या कहते हैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये तो हस्तांतरण आय हो गई ना, ये तो हस्तांतरण आय हो गई, ठीक है। इसलिए इसको जो है कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो नहीं लेते और इनकम टैक्स भी नहीं लेते, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इन दोनों को इस वजह से नहीं लेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ये बड़े थे। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम 5 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन है 6 रह जाएंगे वो करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, लास्ट है। इसमें कह रहा है, ये भी बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा ये सब मैंने जो क्वेश्चन ले रखे हैं ये सब बोर्ड के क्वेश्चन ही ले रखे हैं मैंने, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि भाई 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है जीडीसीएफ और एक निकालना है वेजेस एंड सैलरी। ये ये जो है बेटा 2018 का क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है, 2018 में आया है ये क्वेश्चन। अब देखिए, हाँ अब देखिए, अब क्या क्या दे रखा है आपको,
आपको दे रखा है मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है, मिश्रित आय, ये आपको दे रखी है 350। NIT दे रखा है 300। वेजेस एंड सैलरी मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000 दे रखा है। एंड नेट एक्सपोर्ट आपको जो दे रखे हैं, शुद्ध निर्यात, ये दे रखा है 3,000। डेप्रीसिएशन का नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है विदेशों से प्राप्त NFI, ये दे रखा है। ये बेसिकली आपको नेट फैक्टर इनकम दे रखी है। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है सीधा 12,000। और नेशनल इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम आपको दे रखी है 30,000। प्रॉफिट आपको दे रखा है 500। एंड GDCF फाइंड आउट करना है, GDCF फाइंड आउट करना है। और लास्ट आपको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे, एक तो ये फाइंड आउट करना है और एक ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा देखो, कोई सा भी कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं पहले, या तो GDCF निकाल सकते हो या वेजेस एंड सैलरी निकाल सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि पहले ये निकलेगा। ठीक है, अच्छा एक कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड का है, एक कंपोनेंट इनकम मेथड का है, ये दिक्कत है। तो मान लीजिए मैं चलो पहले इनकम मेथड से करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इनकम मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो मैंने क्या सीखा है इनकम मेथड से, मैंने तो ये सीखा भाई, मैं तो सबसे पहले NDP एट FC को फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, कैसे निकलता है, ये निकलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, इस तरीके से निकलता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष और प्लस मिश्रित आय, ये तीनों को जोड़ देता हूँ तो आंसर आ जाता है मेरा। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस पे। आपको निकालना क्या है, वेजेस एंड सैलरी, जो कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने इसके बेटा 4 कंपोनेंट होते हैं टोटल। एक तो होता है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, उसको मैंने X मान लिया। अब आप पहले ये देखिए क्या इसके अंदर कोई अदर कंपोनेंट भी दे रखा है, लाइक कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, वो देखिए जरा इस क्वेश्चन में वो है या नहीं है। तो मैंने तो पूरा क्वेश्चन देखा, मुझे तो नहीं दे रखा, मुझे यहाँ पे और नहीं वहाँ नहीं, अभी तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहीं पे इसके 4 होते हैं ना, 4 भाई। अभी तो वेजेस एंड सैलरी तो पहला है, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट पेंशन और पेमेंट इन काइंड, ये भी तो होते हैं ना। अगर बेटा वो होते तो वो यहाँ पुट होते, अभी नहीं है तो मैं यहाँ अभी फ़िलहाल 0 पुट कर रहा हूँ सबको कि भाई वो नहीं है, पेमेंट इन काइंड और क्या कहते हैं रिटायरमेंट पेंशन और नियोक्ता का योगदान जो है नहीं है मेरे को, होता तो मैं पुट करता, अभी नहीं है तो ख़त्म बात। ऑपरेटिंग सरप्लस तो मुझे सीधे ही दे रखा है, 12,000 दे रखा है ये मेरे को, 12,000 यहाँ पे पुट कर देते हैं। एंड मिक्स्ड इनकम भी शायद दे रखी थी मेरे को, मिक्स्ड इनकम भी शायद दे रखी थी, कहाँ गई मिक्स्ड इनकम, पहले ही कंपोनेंट है 3,500, ये दे रखा है 3,500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NDP एट FC इज़ इक्वल टू, ये तो बेटा XC हो जाएगा केवल, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,500। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि X जब तक नहीं निकलेगा, जब तक NDP एट FC नहीं निकलेगा, पहले NDP एट FC ही निकलेगा, उससे पहले तो नहीं निकल सकता। तो मेरा जो मुद्दा है वो है NDP एट FC को फाइंड आउट करना, और उसके लिए आपको भाई मैंने ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक कन्वर्जन के लिए दे रखा होगा हमेशा। तो मैंने अपना क्वेश्चन देखा यार कन्वर्जन के लिए क्या दे रखा है, मैंने देखा नेशनल इनकम दे रखी है। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, NNP एट FC कहते हैं नेशनल इनकम को। तो ठीक है, मेरी बात बन गई, इससे मैं इससे NNP एट FC से इससे कर लेता हूँ। मुझे नेट चाहिए, मेरे पास नेट है, मुझे DP चाहिए, मुझे NP दे रखा है, माइनस NFI ये कर देते हैं, एंड FC ये ठीक है। कितनी दे रखी है नेशनल इनकम, 30,000 मुझे दे रखी है। 30,000 को यहाँ पुट करेंगे, माइनस 30,000 को यहाँ पुट करेंगे NFIA दे रखा है 700, NFIA भी सीधा दे रखा है 700, इसको यहाँ पुट करेंगे 700।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29,300, ये आ गया। इसको यहाँ पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं, NDP एट FC को 29,300 माइनस 15,500 इज इक्वल टू x, इसमें से माइनस कर देते हैं 29,300 में से 15,500 को माइनस कर देते हैं, 0 0 13 में से 5 गए 8 और 8 में से 5 गए 3 और ये आ गया 13,800। 13,800 जो है ये आ जाएगा आपका वेजिस एंड सैलरी, पहला कंपोनेंट। ये तो हो गया पहले की बात। अब दूसरा क्या निकालना था, GDCF। तो अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे तो कुछ भी बोला निकालने के लिए, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं सबसे पहले निकालूंगा GDP एट MP। कैसे निकलता है, फाइनल कंजम्पशन GDCF, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड GDCF एंड नेट एक्सपोर्ट, इस तरीके से निकलता है। अंतिम उपभोग व्यय को जोड़ना पड़ेगा, अंतिम उपभोग व्यय को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जोड़ना पड़ेगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जो है मुझे जोड़ना पड़ेगा, और शुद्ध निर्यात को मुझे जो है जोड़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। लेकिन मुझे इसमें कंपोनेंट में यहाँ पे हम लिखते हैं GDP एट MP इज़ इक्वल टू, ये तो मुझे निकालना ही है GDCF, इसको तो मैं x मान लेता हूँ। ये देखते हैं क्या दे रखा है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 14,000 है बेटा, और ये दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 11,000 है। 14,000 और 11,000, 14,000 प्लस 11,000, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये कितना दे रखा है आपको, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ये इतना दे रखा है। शुद्ध इसकी बात करें अगर हम, शुद्ध निर्यात यहाँ पे लिखेंगे, शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट मुझे चाहिए, तो क्वेश्चन में देखता हूँ मुझे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में मुझे जो दे रखा है, कहाँ गया, ये रहा नेट एक्सपोर्ट, 3,000 मुझे दे रखा है नेट एक्सपोर्ट। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 25,000, 25 और 3 28,000 लिख रहा हूँ मैं सीधा, 28,000 प्लस 1,000 देखते हैं, ये आ जाएगा GDP एट MP। तो मैं समझ गया कि x जब तक नहीं निकल सकता जब तक ये ना आ जाए, GDP एट MP ना आ जाए। तो अगला हमारा क्या काम है कि भाई GDP एट MP निकाल, GDP एट MP निकाल। अब आप किसी से भी निकाल सकते हो, आपके पास नेशनल इनकम भी है और आपके पास ये भी है, NDP एट FC भी है, किसी से भी आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। और आपके पास ठीक है, मैं किसी से भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, NDP एट FC से या NNP से ही कर लेते हैं, चलो NNP एट FC से कन्वर्जन कर लेते हैं, प्लस डेप्रीसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये आपको दे रखी थी 30,000 नेशनल इनकम आपको दे रखी थी 30,000, और डेप्रीसिएशन जो दे रखा है ये दे रखा है 300, ये दे रखा है 300, NFIA जो दे रखा है आपको ये दे रखा है 700, NFIA दे रखा है 700, और NIT जो दे रखा है ये दे रखा है 300। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000 प्लस 300 और 300 600 माइनस 700, तो ये हो जाएगा आपका 29,900, ये आ जाएगा 29,900। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, 29,900 माइनस का 28,000 इज इक्वल टू x, और 1900 इज इक्वल टू x। तो GDCF आपका कितना आ जाएगा, GDCF आपका आ जाएगा 1,900 रुपये। सकल घरेलू पूंजी निर्माण आपका कितना आ जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है ये आपका आ जाएगा 1,900 रुपये। तो ये है बेटा मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी आपको बस एक चीज़ को ध्यान में रखना है, कुछ भी मिसिंग वैल्यू का बेटा, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन हो, चाहे वो इनकम मेथड का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड का हो, आपको एक कंपोनेंट हमेशा मिलेगा, हमेशा, जिसकी मदद से आप कन्वर्जन कर सको, क्योंकि बिना कन्वर्जन के वो क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़े क्वेश्चन थे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
आई होप आपको जो है समझ में आ गए होंगे से वाला कैसे निकलेगा, को वाला कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बराबर कैसे आया, कैसे पता चलेगा सही है गलत है, और ये मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाकी के जो 5 से लेके 10 तक है वो नेक्स्ट में हो जाएंगे, वो छोटे छोटे हैं, वो इतने बड़े बड़े नहीं हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यू के हैं कुछ, और कुछ प्रोडक्ट मेथड के हैं। ठीक है जी, तो अभी आप बस इतना ही पढ़िए, आपकी भी बैटरी डाउन हो चुकी होगी पूरी की पूरी।